नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र ओझा। मध्य प्रदेश की सबसे चर्चित राजनीतिक सीटों में शामिल दतिया विधानसभा उपचुनाव का बिगुल अब पूरी तरह से बज चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने संगठन के अनुभवी और लंबे समय से पार्टी की रणनीति का हिस्सा रहे आशुतोष तिवारी को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। इसके साथ ही दतिया का चुनावी मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है। बीजेपी का दावा है कि संगठन के मजबूत चेहरे के साथ वो जीत का सिलसिला कायम रखेगी। वहीं अब सबकी नजर कांग्रेस पर है कि वो किस चेहरे पर दाव लगाती है और बीजेपी की इस रणनीति का जवाब कैसे देती है। पहले आपको कुछ प्रतिक्रिया सुनाते हैं कि इस पूरे मसले पर बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं का क्या कहना है। उन्होंने मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी दतिया विधानसभा से उम्मीदवार बनाया। हमारे वरिष्ठ नेताओं के प्रति मैं बहुत ही हाथ जोड़ करके कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं वो। अनजाने में किसी प्रकार की उसकी उस समय की कोई बातें रही होंगी, पर हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय नरोत्तम जी भाई साहब। और भारतीय जनता पार्टी में माननीय मोदी जी जैसा नेतृत्व है जो पूरे दुनिया के वैश्विक नेता के नाते हैं। और प्रदेश में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, पार्टी में हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी भाई साहब हैं। ऐसा कुशल नेतृत्व है, सबका मार्गदर्शन मिलेगा, सब अच्छा होगा। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश संगठन ने और केंद्रीय नेतृत्व में माननीय आशुतोष तिवारी जी को अगर दतिया उपचुनाव में प्रत्याशी बनाया है तो निश्चित रूप से उनके पूर्व संगठन के अनुभव, उनके प्रत्याशी बनने पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता हर बूथ पर जाकर मजबूती से उनको जिताने के लिए काम करेगा। और डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने पिछले कई वर्षों में ऐसे उल्लेखनीय कार्य ग्वालियर, चंबल, दतिया जिले में किए हैं। नरोत्तम मिश्रा जी ने आशुतोष तिवारी को बनवाया था हाउसिंग बोर्ड का चेयरमैन, और जो है चेले से ही पिटवा दिया बीजेपी ने। तो बीजेपी के काम करने की शैली समझ लो आप। दूसरी चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का जवाब देना चाहिए कि आज जब पूरे देश में थू-थू हो रही है राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी में, तब जो है आपने 25 से 29 करोड़ के एक जमीन घोटाले के आरोपी को टिकट दे दी। ये तो बताए कि शुचिता और पवित्रता के कौन से मानदंड बीजेपी स्थापित कर रही है इसके माध्यम से। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या बीजेपी ने सही समय पर सही उम्मीदवार चुना है? क्या संगठन का अनुभव चुनावी जीत में बदलेगा? और क्या दतिया का उपचुनाव आने वाले विधानसभा चुनावों की राजनीतिक दिशा तय करेगा? आज इन सभी सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे चर्चा के लिए, और सबसे पहले उनका परिचय आपसे करवा देता हूं। हमारे साथ सारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अनिमेष भार्गव जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यशवंत सिंह चंदेल कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, और रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं अनिमेष जी आपसे कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया? हर बार कुछ ना कुछ चौंकाने वाले फैसले आप लोग सामने लेकर आते हैं, लेकिन इस बार जो हुआ है और उसको लेकर उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। हम लोग भी आश्वस्त बैठे थे कि नरोत्तम मिश्रा को हो सकता है कि टिकट मिल जाए, लेकिन आपने एक बार फिर से चौंकाया है। सवाल यही है कि क्या हुआ इस बार कि आपने कहा कि आशुतोष तिवारी सर्वोत्तम और चुक गए नरोत्तम? कैसे हुआ सर ये सब? अनिमेष जी। जी, क्योंकि इसी को एक लोकतांत्रिक पार्टी थी, इसी को एक कार्यकर्ताओं की पार्टी थी, और इसी को एक कैडर बेस्ड पार्टी कहती। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा, हमारे जो भी वरिष्ठ नेतृत्व है, हमेशा ये कहता है कि यहाँ पे जो समय अनुसार निर्णय होगा वो लिया जाएगा। कांग्रेस की तरह छत्रपों की पार्टी नहीं है कि जो एक या दो व्यक्तियों ने कुछ निर्णय ले लिया वो उसके अनुसार ही काम होगा। आशुतोष तिवारी भी भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता है। वर्तमान में वो हमारे जो 19 प्रकोष्ठ हैं उनके प्रत्येक संयोजक हैं, उनका काम देखते हैं। इसके पूर्व में हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं, उसके पूर्व में वो हमारे संभाग संगठन मंत्री रखे हैं, उसके पूर्व में उन्होंने प्रचारक। तो एक उनका बहुत बृहद अनुभव है कार्यकर्ताओं के साथ काम करने का, संगठन के साथ काम करने का, सत्ता के साथ काम करने का। तो मुझे लगता है कि हमारे वरिष्ठों ने, पार्टी नेतृत्व ने जो परिस्थितियां देखी होंगी, जो आकलन किया होगा, उसके हिसाब से एक बहुत ही मजबूत
बहुत ही वरिष्ठ, बहुत ही अनुभवी। क्या आकलन हुए होंगे अनिमेश जी, क्या आकलन हुए होंगे? जैसे दतिया उपचुनाव को लेकर ऐलान हुआ, नरोत्तम मिश्रा एक्टिव हो गए थे, वो जगह जगह जाकर प्रचार प्रसार करने लगे थे, यहां तक उन्होंने फॉर्म भी खरीद लिया। तो मैं तो वही रणनीति समझना चाह रहा हूं कि आप लोगों को ऐसा क्या लगा कि नरोत्तम मिश्रा जैसे बड़े चेहरे को आप लोगों ने टिकट नहीं दिया? इसलिए मैंने आपसे सवाल किया ना कि आशुतोष तिवारी सर्वोत्तम और चुक गए नरोत्तम, तो इसके पीछे क्या कारण रहा? नहीं, देखिए, चूकने जैसी कोई बात नहीं है। माननीय नरोत्तम मिश्रा जी हमारी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। वो पूर्व में गृह मंत्री भी रहे हैं और उनका बहुत प्रभाव है, उनकी पार्टी में बहुत बड़ी वॉइस है। ऐसा नहीं है, देखिए, एक चुनाव टिकट नरोत्तम मिश्रा जी का कद है, ऐसा थोड़ी एक विधानसभा चुनाव का ये उनका कद है। वो बहुत बड़े कद के नेता हैं, उनकी पार्टी में वॉइस है, उनकी दिल्ली तक आवाज है। आपने देखा होगा उन्हें अन्य प्रदेशों में भी पार्टी चुनाव कंडक्ट करवाने के लिए भेजती है। उनके नेतृत्व में अन्य प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं और चुनाव जीत के आते हैं, सफलता प्रदान करके आते हैं। तो आप नरोत्तम मिश्रा जी जैसे बड़े कद के नेता को एक से विधानसभा की टिकट मिलने नहीं मिलने से आप उसको मत तोलिए। ठीक है, ये कहना चाह रहा हूँ। नहीं, हम नहीं तोड़ रहे ना। कांग्रेस ये कह रही है अनिमेश जी की हाँ, कांग्रेस ये कह रही है कि जिसने बनाया उसी ने उसका टिकट काट दिया। अभी हमने आपको बाइट भी सुनवाई, इस पर क्या कहेंगे? 30 सेकंड रिएक्शन, फिर यशवंत जी आपके पास आता हूं। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, देखिए, भारतीय जनता पार्टी पार्टी कार्यकर्ता की पार्टी है। यहाँ तो हर एक कार्यकर्ता को किसी न किसी बड़े या वरिष्ठ कार्यकर्ता ने बनाया है। और ऐसा थोड़ी है कि अगर मान लीजिए नरोत्तम जी को टिकट मिला तो आशुतोष जी अलग है, आशुतोष जी भाई साहब को टिकट मिला तो नरोत्तम जी अलग है। सब मिलजुल के काम करते हैं, एक दूसरे के लिए काम करते हैं। ठीक है, लौटूंगा आपके पास। ठीक है, लौटूंगा। यशवंत जी, इधर कोई अलगाव नहीं है, कोई भी अलगाव नहीं है, सब लोग एक हैं। एक झटका हो सकता है कि नरोत्तम मिश्रा को लगा जिस तरह से आप लोग करें, लेकिन एक झटका आज आपको भी लगा है। राजेंद्र भारती को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है आज। 3 साल का जो सजा है, 3 साल की जो सजा है उसको बरकरार रखा कोर्ट ने। चलिए, इन्होंने तो अपना फेस कार्ड सामने रख दिया। कांग्रेस का फेस कार्ड क्या है अब इसके बाद? क्या रणनीति है कांग्रेस की? आदरणीय राघवेंद्र जी, आपको और पहले साथी पैनलिस्ट को प्रणाम करता हूं। नमस्कार। और राघवेंद्र जी, ठीक है, हाई कोर्ट से राजेंद्र भारती जी को राहत नहीं मिली है तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और रही बात, अभी इन्होंने जिस तरह से अभी आशुतोष तिवारी जी को इन्होंने उतारा है, तो आदरणीय राघवेंद्र जी, भाजपा ने हार को पहले ही स्वीकार कर लिया है। भाजपा दतिया में पूरी तरह से दिशाहीन हो चुकी है राघवेंद्र जी, क्योंकि ये चेहरा बदल कर जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। भाजपा जानती है कि दतिया में उसकी जमीन खिसक चुकी है। नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ जनता में जो आक्रोश था उसे बचाने के लिए भाजपा ने एक नए चेहरे को ढाल की तरह इन्होंने प्रयोग किया है, लेकिन जनता वहां पर जानती है, जनता इनको माफ करने वाली नहीं है। आदरणीय राघवेंद्र जी, जिस तरह से रात में, आधी रात में आकर राजेंद्र भारती जी का नामांकन सीट इन्होंने खाली की है, जनता इनको सबक सिखाने के लिए बैठी हुई है। अरे सर, तो अकेले थोड़ी किया। अनिमेश हुई है कि अब ये आए दोबारा। और ये भले अनिमेश जी अकेले गए थे क्या? अनिमेश जी, ठीक है, आप कोर्ट गए नजर, कोर्ट से भी तो आपको कोई राहत नहीं मिल रहा ना। तो अनिमेश जी या इनकी पार्टी अकेले जाके सब कुछ कर रहा है, थोड़ी जा रहा है। कोर्ट पर भरोसा नहीं है फिर आपको, इसका मतलब उस मसले पे नहीं जाना है, किसी के चित्र चरित्र पर आज बात नहीं करने वाले हैं। कांग्रेस की अगली रणनीति क्या होगी? क्योंकि अब आपके सामने आपका प्रतिद्वंदी है, उस सवाल का जवाब कांग्रेस क्या देगी मैं ये समझना चाह रहा हूं। हम अपने आप, ये तो आप देखिए ना आदरणीय राघवेंद्र जी, हम अपने आप, इन्होंने, भाजपा ने पहले ही अपनी हार स्वीकार कर ली है कैंडिडेट को बदल के। इन्होंने अपना सर्वे करवाया और इन्होंने पाया कि वहां पर भाजपा की हालत खस्ता हाल है। तो ये आपके लिए राजनीतिक अवसर है ना? जीतने वाली नहीं है। तो कांग्रेस इसे अपने राजनीतिक अवसर के तौर पर देख रही है। यशवंत जी, राजनीतिक अवसर है आपके लिए, फिर तो इसका इस्तेमाल करिए आप। बिल्कुल, हम इस्तेमाल करेंगे ना। ये देखिएगा राजेंद्र भारती जी को जिस तरह से वहां पर अभी देखिए। अनिमेश जी, छोटा सा जवाब, फिर शर्मा जी के पास में जाता हूं। अनिमेश जी, छोटा सा जवाब है, 30 सेकंड। बुधनी में अनिमेश जी, ठीक है, यशवंत जी लौटता हूं आपके पास। सीट हार पाए हैं अनिमेश जी, देखिएगा दतिया में हम पूरी तरह से जीतेंगे आदरणीय राघवेंद्र जी। अनिमेश जी, चेहरे बदल रहे हैं आप, काम नहीं हो रहा है कुछ। जी नहीं, देखिए, कांग्रेस झूठा आरोप लगा रही है। चेहरा को नहीं कहते, चेहरा बदलना मैं आपको बताता हूँ किसको कहते हैं। चेहरा बदला था कांग्रेस पार्टी ने जब अवधेश नायक जी को टिकट देने के बाद उनका टिकट काट के राजेंद्र भारती जी को दिया था। उसको कहते हैं परिवारवाद और कहना जी मठाधीशों की पार्टी। कि जब कांग्रेस पार्टी ने अवधेश नायक जी का टिकट फाइनल कर दिया था, उसके बाद इन्होंने, इनके मठाधीश आए जो एकाधिकार पर चलाते अपनी पार्टी, और उनने टिकट बदल के अपने घोषित प्रत्याशी को बदल के दूसरे व्यक्ति को टिकट दे दिया था। उसको कहते हैं चेहरा बदलना।
इसमें चेहरा बदलने की बात कहां से लेकिन आई? सर आप लोग भी नहीं बता रहे ना कि आखिर नरोत्तम मिश्रा को क्यों नहीं दिया गया टिकट। मैं लौटूंगा इस सवाल के साथ, आप लोग भी तो देखिए, स्पष्ट नहीं कर पा रहे। मैं राघवेंद्र जी इसका जवाब दूंगा। आप देंगे, अच्छा टिकट दिया अनिमेश जी की पार्टी ने, इसका जवाब आप देंगे क्या यशवंत जी? मैं आपके पास लौटूंगा, मैं दे रहा हूं ना, अच्छी बात है आपके पास अगर इसका जवाब है। इनकी गुटबाजी, हाँ। आदरणीय राघवेंद्र जी, अच्छा, आपके भीतर तो गुटबाजी नहीं है। हाँ। सरहद में आ गई है, फुटपाथ पे आ गई है। हाँ। इनके दिल्ली और भोपाल में आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय नहीं चाहते थे कि नरोत्तम मिश्रा जी को टिकट मिले, इसके लिए उन्होंने अच्छा। एड़ी चोटी के जोड़ और लगा ये दिया। बात मुख्यमंत्री जी ने पूरे आपको दिल्ली में बताई। लगा दिया उन्होंने। मुख्यमंत्री जी ने उन्होंने उनकी टिकट को कटवा के ही माना। मुख्यमंत्री जी ने ये बात मुख्यमंत्री जी ने ये बात यशवंत सिंह चंदेल को बताई, और यशवंत सिंह चंदेल यहाँ डिकोड कर रहे हैं। वो अपनी अपनी रणनीति है, मैं दोनों को रोक रहा हूँ। ये बात मुख्यमंत्री जी ने यशवंत सिंह चंदेल को मैसेज किया, वहां से फिर यशवंत सिंह चंदेल डिकोड कर रहे हैं, यही मान लें, ठीक है। दोनों पार्टियां की अपनी अपनी रणनीति, आपके आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह, लेकिन इसकी हकीकत समझाएंगे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी। रमेश जी बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका। आप किस तरह से देख रहे हैं इस फैसले को? क्या इसके पीछे आशुतोष तिवारी का जिस तरह से चयन किया गया संगठन के भीतर से, ये कोई रणनीति है या नरोत्तम मिश्रा को टिकट न देना पार्टी की कोई मजबूरी है? शर्मा जी। देखिए, मुझे तो लग रहा है कि ये लगभग पार्टी की कोई रणनीति है। उसका कारण यह है कि आशुतोष तिवारी एक लंबे समय से संगठन से भी जुड़े हैं, और कहीं ना कहीं मुझे जो लग रहा है कि वो संघ की पसंद भी है, क्योंकि विद्यार्थी जीवन से वो संघ में भी जुड़े हैं, वो फिर संगठन मंत्री रह चुके हैं। हाउसिंग बोर्ड में रहते हुए उन्होंने जो योजनाएं बनाई हैं उसका लाभ पार्टी लेना चाहती है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से पिछली बार नरोत्तम मिश्रा हार गए थे। पिछली बार वो कांग्रेस ने टिकट बदला था, मैं समझता हूँ वो निर्णय ठीक था। वो टिकट बदलने के कारण ही मैं समझता हूँ भाजपा वहां से हारी। तो दूसरी बात जो मुझे लग रहा है, राजेंद्र अपना आशुतोष तिवारी के लिए कार्यकर्ता एकजुट रहेगा, क्योंकि वो संगठन में जमीन के कार्यकर्ता है। कहीं ना कहीं एक लंबे समय से राजनीति के कारण अपना नरोत्तम मिश्रा जी को लेकर के स्थानीय कार्यकर्ताओं में थोड़ा बहुत असंतोष अवश्य होगा, क्योंकि कोई व्यक्ति जब लंबे समय तक रहता है राजनीति में तो कुछ लोग उसके समर्थक भी होते हैं, कुछ लोग उसके विरोधी भी होते हैं। तो मुझे जो लग रहा है कि आकलन में संभवतः है, सत्य क्या है ये तो नहीं जानता, ये तो अनिमेश जी बताएंगे। मुझे जो लग रहा है कि चूंकि पार्टी ने जिन जिन सीटों पर हारी थी भाजपा, उसका उन्होंने एक अनुमान लगवाया था, एक देखा था कि हार के कारण क्या रहे। तो मुझे जो लग रहा है कि कहीं ना कहीं हार के कारण में कार्यकर्ता की नाराजगी या उसका ताकत के साथ काम करना रहा होगा, और आशुतोष तिवारी के साथ भाजपा का कार्यकर्ता जुटेगा, ऐसा पार्टी को उम्मीद है। और लेकिन नई लाइन भी उनको खड़ी करना है, क्योंकि तो कुल मिलाकर के जो मुझे लग रहा है, लेकिन अब चुनाव वाकई बहुत दिलचस्प हो गया। कांग्रेस के जो 3 नाम अभी सामने आ रहे हैं, एक नायक जी का आ रहा है, घनश्याम सिंह का आ रहा है, और राजेंद्र भारती की मिसेज का आ रहा है। तो स्वाभाविक रूप से ये चुनाव अब थोड़ा बहुत दिलचस्प हो गया, और मान करके चलिए कि बहुत कांटे का चुनाव होगा, और दोनों ही पार्टियां लगभग प्रतिष्ठा का प्रश्न बना करके ये चुनाव लड़ेंगी। लेकिन रमेश जी, इस वक्त कांग्रेस के सामने कोई चुनौती आप देख पा रहे हैं क्या? क्योंकि बीजेपी ने जो जिस तरह से प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है, क्या कांग्रेस के सामने अब उस प्रत्याशी के सामने अपने चेहरे को उतारने के लिए कोई चुनौती हो गई इस मैदान में? ऐसा कुछ लग रहा है आपको? कुल मिलाकर के चाहे तो चुनौती समझ ले या एक कठिनाई समझ ले, कहीं ना कहीं नरोत्तम मिश्रा जी के रहने से जो भाजपा कार्यकर्ता के असंतोष या उसका थोड़ा सा निष्क्रिय रहने का लाभ कांग्रेस को मिल सकता था, वो थोड़ा अब कम मिलेगा। अब कार्यकर्ता एकजुटता के साथ लगेगा। नरोत्तम मिश्रा जी के साथ ठीक है, कई कार्यकर्ता ऐसे रहे होंगे जो दिखाने के लिए तो रहे लेकिन काम ना करें, उसका जो लाभ कांग्रेस को मिला था पिछली बार, मैं समझता हूँ इस बार वो लाभ कम मिलेगा। कांग्रेस को अपने स्तर पर इसकी मेहनत करना होगी। राजेंद्र भारती के प्रति जो सहानुभूति है उसको कहीं ना कहीं उसको भुनाना होगा, और बाकी चुनाव बहुत दिलचस्प रहेगी। जी अनिमेश जी, यही एक बड़ा वजह है क्या जो बात रमेश शर्मा जी कह रहे हैं? और क्या मतलब बीजेपी पूरी तरह से कॉन्फिडेंस जोन में है कि यही रणनीति का एक हिस्सा हो सकता था, यही इसकी जरूरत थी, आवश्यकता थी, जो आप लोगों ने ये जो पहल की है? इसको लेकर जो रमेश शर्मा जी भी कह रहे हैं और संतोष वाली जो बात कह रहे हैं, सर्वे किया आप लोगों ने, ये अच्छी बात है, सर्वे किया, आपकी अपनी रणनीति है, लेकिन सिर्फ संगठन या संगठन के अनुभव पर चुनाव जीता जा सकता है क्या? मैं ये आपसे समझ रहा हूं, क्योंकि संगठन के चेहरे से आप क्या संदेश देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की, ये आप बेहद अच्छे तरीके से समझते हैं। मैं चाहता हूं वही चीज आप बताए भी कि क्या ये रणनीति का हिस्सा जो इस वक्त सामने है, ये जीत के लिए काफी है या कोई और चुनौतियां हैं बीजेपी के सामने इस वक्त दतिया में? देखिए, आदरणीय रमेश जी भाई साहब ने जो भी कहा, मतलब उनकी जो लाइन है, हम तो उसके हमेशा पीछे रहेंगे। वो बहुत ही सम्मानीय, बहुत वरिष्ठ हैं और बहुत अनुभवी है। निश्चित
निश्चित ही उसी लाइन पे मैं आपको बताऊंगा कि संगठन, भारतीय जनता पार्टी संगठन ओरिएंटेड पार्टी है, और ये जब हमारे यहाँ कोई भी निर्णय लिया जाता है तो सामूहिक निर्णय लिया जाता है, सभी संभावनाओं पे चर्चा करके, सभी अनुषंगिक संगठनों से राय लेके ही निर्णय लिया जाता है। वर्तमान में जो आदरणीय रमेश जी भाई साहब ने कहा वो भी, और दूसरी बात ये भी है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी कभी ये दबाव की स्थिति नहीं रहती कि उस क्षेत्र का वो बड़ा नेता है तो उसके हिसाब से सब कुछ होगा या वो ही करेगा। वो बड़ा नेता भी संगठन की बात को समझ लेता है, उसको सुधार करता है। नहीं तो सब बात है, आप देखना उनकी हमारे संगठन में आपकी पार्टी बड़ी भूमिका है। आने वाले समय में आप देखेंगे उनको और किसी बड़ी भूमिका पार्टी उपयोग करेगी, उनको बड़ा दायित्व देगी। कांग्रेस की अभी आपने देखा कांग्रेस कितनी कॉम्पिटिटिव बात करती है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि अगर भी नहीं चाहते कि नरोत्तम मिश्रा लड़े हम जीते, उसे कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जबरदस्ती कर दबाव डाल के चुनाव करवा रहे हैं, चुनाव नहीं होना चाहिए। तो भाई अगर उन्हें नहीं चाहते होते तो वो चुनाव करवाते ही क्यों? अगर वो चुनाव करवा रहे हैं तो मतलब एक चीज, कांग्रेस को कोई एक पाला तो पकड़ना पड़ेगा ना। कांग्रेस पार्टी में क्या है, अंदरूनी ना तो इनके पास नेता है, ना नियत है, ना नीयत है। लेकिन अनमेश जी टाइमिंग का बड़ा खेल इसमें नजर आ रहा है। जैसे ही राजेंद्र भारती के मामले पर हाई कोर्ट ने अपनी बात रखी है, उसके बाद तुरंत आप लोगों ने अपने कैंडिडेट उतार दिए, तो उसके पीछे भी कोई समीकरण सेट कर रहे थे आप लोग, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि जैसे ही हाई कोर्ट से ऑर्डर आए, सामने आई चीजें और आप लोगों ने नाम अनाउंस किया, मतलब राजेंद्र भारती भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं सिर दर्द थे इस चुनावी मैदान में। आप लोगों ने देखा कि तस्वीरें वहां से साफ हुई और आपने फिर अपना एक नया कैंडिडेट दिया, ऐसा कुछ था? नहीं, ऐसा नहीं है। उसको अपन को समझना पड़ेगा कि अगर राजेंद्र भारती जी को राहत मिल जाती तो चुनाव क्यों होगा? तो चुनाव वही मैं कह रहा हूँ ना, दर्द नहीं है। तो राजेंद्र भारती जी पे एक आपराधिक मामला दर्ज हुआ है, आर्थिक अपराध उनसे सिद्ध हुआ है, कोर्ट ने उनको सजा सुनाई है जिसमें उन्हें स्टे नहीं मिल रहा है। तो एक ऐसे व्यक्ति को तो मुझे लगता है वैसे भी चुनाव के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। एक नैतिकता नाम की चीज भी तो कुछ होती है ना, लेकिन वो फिर भी लगातार प्रयास करते रहे, कहीं यहाँ इस कोर्ट में, कहीं उस कोर्ट में कि स्टे मिल जाए। पर ठीक है, वो बात तो कहीं आई हुई। लेकिन राजेंद्र भारती जी कोई हमारे लिए ऐसी चुनौती नहीं थी कि राजेंद्र भारती कैंडिडेट होगा तो हम किसको उतारेंगे या और कोई दूसरा होगा तो। यशवंत जी, आपके लिए नरोत्तम मिश्रा बड़ी चुनौती थे क्या? क्योंकि वो तो कह रहे राजेंद्र भारती उनके लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं थे। अलग बात है नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिला इस वक्त। आता हूं आपके पास यशवंत जी, आप आपके सामने आशुतोष तिवारी हैं, तो आशुतोष तिवारी कांग्रेस के लिए दिक्कत करेंगे, नरोत्तम मिश्रा करते, लेकिन अनिमेश जी कह रहे हैं कि कोई भी होता तो जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी, लेकिन कांग्रेस के लिए क्या चुनौती थी? राघवेंद्र जी, 2023 में तो हमने बता दिया कि चुनौती कौन थे। हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है और अभी आने वाले समय में भी कोई चुनौती नहीं है। हमारी पूरी पार्टी, पूरा संगठन वहां पर लगा हुआ है, डोर टू डोर कैंपेन चल रही है। भाजपा जरूर गुटों में बटी हुई है राघवेंद्र जी, वहां पर विभिन्न गुटों में बटी हुई है और इसका फायदा निसंदेह हमको मिलने वाला है। एक चीज का कौन सा गुट है दतिया में, बताइए ना। नरोत्तम मिश्रा के अलावा कौन सा है, कौन वहां बड़ा चेहरा है? मिश्रा जी का गुट हो गया, अभी आशुतोष जी का दूसरा गुट हो गया, भाजपा का तीसरा गुट हो गया वहां पर। अभी आप देखिएगा बहुत सारे गुट वहां पर मिलेंगे देखने को। और जिस तरह से गुरु गुड़ ही रह गया और चेला शक्कर हो गया, इसका भी जो है वहां पर आपको देखिएगा किस तरह से इसका इसको उल्टा भी तो समझा जा सकता है ना यशवंत जी। इसको जो आप नरेट कर रहे हैं इसको उल्टा भी समझा जा सकता है ना कि गुरु ने अपने शिष्य को आगे बढ़ा दिया, ऐसा भी तो हो सकता है। गुरु का यही काम होता है। गुरु ने शिष्य को आगे बढ़ाया होता तो नामांकन फॉर्म थोड़ी खरीद के लेके आता, अपने लिए प्रचार थोड़ी करता सब जगह पर राघवेंद्र जी। उन्होंने तो नामांकन फॉर्म खरीद के लेके, अनिमेश जी क्या कहेंगे इस पर? जगह पे वो प्रचार, अनिमेश जी जवाब दीजिए, लेकिन अनिमेश जी जवाब दीजिए, निपटा दिया उनको। छोटा सा जवाब दीजिए, फिर रमेश जी के पास में जाऊं। जी नहीं, देखिए मैं आता हूँ आपको, भारतीय जनता पार्टी का दतिया में कोई गुट नहीं है अभी तक। भारतीय जनता पार्टी के सर्वमान्य कांग्रेस के भीतर कोई गुट है कि नहीं? अनिमेश जी, यशवंत जी बता रहे हैं कि आपके पार्टी के भीतर बहुत गुट है, कांग्रेस के भीतर है कि नहीं, आप बताइए जरा। कांग्रेस के भीतर आपको राजेंद्र भारती गुट, अवधेश नायक गुट, घनश्याम सिंह गुट और दामोदर यादव भी प्रयास कर रहे हैं कांग्रेस से, उनका भी एक गुट। चारों ऐसे जो कांग्रेस पार्टी टिकट मांग रहे थे और कांग्रेस आला कमान कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है, वो किसी को सही जवाब नहीं दे पा रही। तो आपने देखा अवधेश नायक जी को पहले टिकट देके उन्होंने टिकट काटा, बाद में राष्ट्रपति को बनाया। आप बताइए कितना मिसमैनेजमेंट है कि आप किसी व्यक्ति का टिकट डिक्लेयर कर देते हैं, उसका टिकट, मतलब इसको कहते हैं गुटबाजी। भाई आज हमारे यहाँ तो जो है, जो सामने है खुली किताब की तरह है।
गुटबाजी तो कांग्रेस पार्टी में है। और आप अभी भी देखिएगा, घनश्याम सिंह जी बिल्कुल दावेदारी है, वो रोज भाषणों में कहना है कि पार्टी मुझे टिकट दे, मैं चुनाव जीत के दूंगा। यशवंत जी कुछ कहेंगे? वाइफ और बेटा टिकट मांग रहे हैं। आप उनके गुट के बारे में बताते हैं, आप उनके गुट के बारे में बताते हैं, बेहतर होगा कि अपने अपने कुछ भी कहा, हमारी पूरी पार्टी एकजुट है। इवन राजेंद्र भारती जी ने भी कहा है कि पार्टी जिसको टिकट देगी पूरी पार्टी एकजुट होकर लड़ेगी। राजेंद्र भारती ने एक और बात कही थी, राजेंद्र भारती ने ये एक और बात कही थी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस बाई इलेक्शन, मुझे अगली विधानसभा की टिकट चाहिए। बात नहीं कही थी क्या राजेंद्र भारती ने? पार्टी के भीतर की बात आप बेहतर जानते होंगे, बताइए ना यशवंत जी। क्या कहा आपने? सुन नहीं पाया मुझे। अरे राजेंद्र भारती ने ये नहीं कहा गया कि मुझे बाई इलेक्शन में टिकट भले ना दो आप, मैं आगामी विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा। उनको ये उम्मीद है कि आने वाले समय में स्टे अगर हट जाए तो मैं विधानसभा सीधे लड़ूंगा, बाई इलेक्शन में इंटरेस्टेड नहीं हूं। ऐसी कुछ बात थी क्या पार्टी के? राजेंद्र भारती जी ने तो पूरा स्पष्ट कहा कि पार्टी जिसको टिकट देगी उसके लिए वो काम करेंगे। उन्होंने तो ये नहीं कहा ना कि पार्टी मुझको टिकट दे, उन्होंने कहा उनको कहां से टिकट देगी, उनको तो टिकट मिलती नहीं ना, और उसको जिता के उनको कहां से टिकट मिलती? चलिए ठीक है ना, एक छोटा सा जवाब दीजिए यशवंत जी कि आपके तरफ से कांग्रेस किसे उतार रहे? कोई बड़ा चेहरा होगा या कोई स्थानीय चेहरा होगा? बस एक छोटा सा जवाब। ये एक दो दिन में पता चल जाएगा, वेट करिए राघवेंद्र जी, एक दो दिन में सब पता चल जाएगा किसको उतार। चलिए हम तो इंतजार कर ही रहे हैं, ठीक है, हमारे पास समय कम है। रमेश शर्मा जी कब से सुन रहे हैं आप दोनों को? रमेश शर्मा जी, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछने वाला हूं और ये समझने वाली बात बेहद जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी अक्सर ऐसे चौंकाने वाले फैसले लेती है, कभी रिजल्ट्स उसके फेवर में जाते हैं, कभी उसके बुरे नतीजे उनको भी झेलने पड़ते हैं। लेकिन ये जो दतिया सीट अपने आप में हॉट सीट है, नरोत्तम मिश्रा की वजह से, राजेंद्र भारती की वजह से अब एक नई सियासी लड़ाई यहां देखने को मिलने वाली है। लेकिन मैं समझने वाला हूं आपसे ये कि क्या बीजेपी ने कोई जोखिम लिया है आशुतोष तिवारी को उतारकर, या ये सुरक्षित दाव है भारतीय जनता पार्टी के लिए? मोटा देखिए, मुझे तो लग रहा है कि भाजपा ने जोखिम तो बिल्कुल नहीं लिया। आप अगर देखेंगे तो सबसे अलग हट करके, ये ठीक है कि नरोत्तम मिश्रा जी का व्यक्तित्व अपना बड़ा है और प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर वो स्थापित है, लेकिन आप देखिए पिछले चुनाव में भाजपा 160 से ऊपर सीट जीत रही है, 160 से सीट जीत रही है। कांग्रेस ने अपना घोषित टिकट बदला, उसके बाद भी अगर वो सीट हार गई तो मैं समझता हूं पार्टी ने इस बात को जरूर सोचा होगा कि दो अनुकूल परिस्थितियां थी पिछली बार भाजपा के सामने, उसके बाद भी चुनाव हार जाना, मैं समझता हूं ये उन्होंने जरूर सोचा होगा, इसलिए उन्होंने कोई जोखिम कुछ नहीं लिया। उन्होंने एक नई लाइन खड़ी की है, एक नया कार्यकर्ता को आगे बढ़ाया है। मैं समझता हूं ये जो है ये लाइन उनकी रही होगी और एक नया प्रयोग करके जो उनकी हारी हुई सीट है उसको वो प्रयोग लेना चाहते हैं। मैं समझता हूं उनकी ये रणनीति है और स्वाभाविक रूप से इस बार जो मुझे लग रहा है इस बाई इलेक्शन में दोनों ही पार्टियों में हमको गुटबाजी देखने को नहीं मिलेगी। हो सकता है व्यक्तिगत नाराज कोई कांग्रेस का हो, कोई भाजपा का हो, वो व्यक्तिगत नाराजी की वजह से इंडिविजुअल अगर कोई पीछे हट जाए बात अलग है, लेकिन इस चुनाव में दोनों ही पार्टियों में मुझे सैबोटेज की संभावना कम दिख रही है। दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता रहेंगे और रिजल्ट अगर प्रभावित होगा तो दामोदर यादव को कितने वोट मिलते हैं इस पर बहुत ज्यादा इस बार का रिजल्ट जो प्रभावित करेगा, दामोदर यादव के मिलने वाले वोट प्रभावित करेंगे। अगर दामोदर यादव को वोट ज्यादा मिले तो मान करके चलिए कि हार जीत का अंतर ज्यादा होगा और उनको वोट कम मिले तो हार जीत का अंतर बहुत कम होगा जी। लेकिन वो किसका खेल बिगाड़ेंगे ये जरा सा समझा दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित होंगे या कांग्रेस के लिए? क्योंकि ये जो तीसरे चेहरे होते हैं ना, वो वही बात होती है ना कि ना खेलते हैं ना खेलने देते हैं, लेकिन खेल को बिगाड़ते जरूर हैं। किसका खेला बिगाड़ेंगे? देखिए, मोटे तौर पर कहीं ना कहीं तो ओबीसी पर फोकस ज्यादा कर रहे हैं दामोदर यादव, क्योंकि ओबीसी पर फोकस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अगर राम मंदिर अभियान में देखेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा योगदान ओबीसी का था। अगर उन्होंने ओबीसी में अपनी पकड़ बना ली और ओबीसी का वोट ले लिया तो स्वाभाविक रूप से इसका नुकसान भाजपा को होगा। ठीक है, लेकिन अब इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स क्या होंगे जो भारतीय जनता पार्टी ने इस वक्त किए हैं, ये आने वाला समय बताएगा, दतिया उपचुनाव के रिजल्ट्स बताएंगे। फिलहाल हमारे पास समय इतना है, तो बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आप तीनों का, अनिमेश जी आपका, यशवंत जी आपका और रमेश शर्मा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो दतिया का चुनावी रण अब पूरी तरह से सज चुका है। बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर पहली चाल चल दी है। अब सबकी निगाहें कांग्रेस के अगले कदम पर रहेगी। आने वाले दिनों में प्रचार, मुद्दे और चुनावी रणनीति इस मुकाबले को और भी दिलचस्प बनाएंगे। फिलहाल इतना तय है कि दतिया का यह उपचुनाव सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं बल्कि दोनों प्रमुख दलों के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई भी बन गया है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।